कॉमर्स और अकाउंटिंग के सारे ही इंटेलिजेंट और सुपर एक्टिव स्टूडेंट्स का इस वीडियो में, अकाउंटिंग कंसेप्ट के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आई होप कि आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। एग्ज़ाम का टाइम पास आने वाला है और मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको जितने भी सिलेबस के आपके अलग अलग चैप्टर हैं उनकी बातों को छोटे छोटे वीडियोस में एक्सप्लेन करके ईजीएस्ट वे में समझा सकूं आपको। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। देखिए, डिबेंचर आप जानते हैं कि कंपनी को जब एट लार्ज स्केल पर लोगों से पैसा लेना होता है लोन के रूप में, तो डिबेंचर इशू करती है। डिबेंचर पे हर साल इंटरेस्ट पे करती है। अब कई बार कंपनी को क्या होता है, डिबेंचर को सेल करने के लिए, पब्लिक को देने के लिए, पैसा लेने के लिए उसको बहुत अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है। और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप जानते हैं हमारे देश में एक बड़ा फॉर्मूला है। वो कौन सा है? सेल। सेल मतलब डिस्काउंट। आप डिस्काउंट ऑफर करो, हर चीज बिक जाती है। तो कंपनी भी क्या करती है, लोगों के लिए इस ऑफर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपने डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करती है। मतलब ये बोलती है भाई कि 100 रुपए का डिबेंचर है, लेकिन आपको 10% अगर डिस्काउंट पे मिलेगा, मतलब 90 पे मिलेगा, मतलब आज आपको 90 रुपीज ही देने हैं। और 100 का डिबेंचर है, मतलब फ्यूचर में जब भी वापस होगा तो 100 रुपीज वापस करेंगे हम आपको। तो ऐसी सिचुएशन में ये ऑफर बहुत अट्रैक्टिव बन जाता है और लोग डिबेंचर को परचेज कर लेते हैं। तो ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, टेक्निकल नाम है इसका, पूरा कंप्लीट नाम है इस डिस्काउंट का। अब देखिए, ये डिस्काउंट एक प्रकार से कंपनी के लिए क्या है? लॉस है, परमानेंट लॉस है। बिल्कुल लॉस हो गया पैसा। क्यों? क्योंकि आपने डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट तो वैसे भी एक्सपेंडिचर और लॉस होता ही है, तो ये भी एक प्रकार का लॉस है। लेकिन ये एक प्रकार का कौन सा लॉस है? एक प्रकार का कैपिटल नेचर का लॉस है, समझ लीजिए। ये रेवेन्यू नेचर का लॉस नहीं है, हर साल नहीं होता ये लॉस। डिबेंचर हर साल इशू नहीं करते, कभी कभार इशू करते हैं, राइट? तो ये जो लॉस है वो एक प्रकार का कैपिटल नेचर का लॉस है। इसको हमको अकाउंटिंग में कैसे ट्रीट करना है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं, यही इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो देखते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। देखिए, सबसे पहले डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एक प्रकार का लॉस है। अब ये लॉस कितने पीरियड का है? लॉन्ग टर्म का तो है, पर कितने पीरियड का है? तो इसमें लॉजिकल बात तो यही है, जितने साल के लिए आपने डिबेंचर इशू किया है उतने साल का ये लॉस माना जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लाख का डिबेंचर इशू किया और 10% डिस्काउंट दिया, तो 10 लाख का डिबेंचर का 10% डिस्काउंट कितना हुआ? 1 लाख रुपीज। ये 1 लाख लॉस तो है, एक्सपेंडिचर तो है, पर मैं इस एक्सपेंडिचर को कितने साल का एक्सपेंडिचर समझूं और कितने, अब एक्सपेंडिचर है मतलब ये भी तय कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है इसको। लेकिन अगर मैं 1 लाख रुपए को पूरा उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दूंगा तो उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस के साथ अन्याय हो जाएगा। क्यों अन्याय हो जाएगा? उस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर कोई जिंदा व्यक्ति होता तो ऑब्जेक्शन लेता, बोलता कि पूरा खर्चा मैं क्यों बियर करूं 1 लाख रुपए का। भाई, डिबेंचर आपने 10 लाख रुपए का इशू किया है, मान लीजिए 5 साल के लिए इशू किया है, तो इसका बेनिफिट बिजनेस में कितने साल तक मिलना है? 5 साल तक मिलना है। तो 5 ईयर तक अगर इसका बेनिफिट मिलना है तो भैया इसके एक्सपेंडिचर को भी तो 5 साल के लिए डिवाइड करो ना। एक्सपेंडिचर भी तो 5 साल का होना चाहिए। पूरे एक्सपेंडिचर का 1 लाख रुपए का बोझ मेरे ही ऊपर क्यों डाल रहे हो? ये बोलेगा कौन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उस ईयर का। तो उसका कहना वाजिब भी है, सही भी है। भाई, जब बेनिफिट मिलने वाला है 5 साल तक, तो फिर आपको वो एक्सपेंडिचर भी कितने ईयर का मानना चाहिए? 5 ईयर का। और 5 साल एक्सपेंडिचर थोड़ा थोड़ा मान करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए। तो लॉजिकल वे तो ये होता है कि अगर आपने डिबेंचर को 5 साल के लिए इशू किया है तो जितना भी डिस्काउंट का अमाउंट है उसको इक्वली डिवाइड कर दो 5 साल से। 1 लाख रुपए है तो 5 साल से डिवाइड कर दीजिए 20,000 20,000 20,000 20,000, और हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 20,000 20,000 ट्रांसफर करो। तो किसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर ओवर बर्डन नहीं आएगा, किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा, जस्टिस होगा, न्याय होगा, सब जगह शांति होगी, राइट? ये होगा। तो ये सही भी है, लॉजिकल भी है। तो हम ऐसा ही करते हैं। हम आमतौर पे क्या करते हैं, जितने पीरियड के लिए आपने डिबेंचर को इशू किया है, जितने पीरियड के लिए, उतने पीरियड में उसका बेनिफिट मिलने वाला डिबेंचर का, तो जो बेनिफिट लेगा वही तो एक्सपेंडिचर को भी बियर करेगा। जो फूल लेगा उसको ही तो कांटे भी सहने पड़ेंगे। जो सुख की एक्सपेक्टेशन रखेगा उसी को तो दुख भी लेना पड़ेगा, राइट? तो ये फिलॉसफी हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो जितने साल तक डिबेंचर का बेनिफिट मिलेगा उतने साल तक हम उस एक्सपेंडिचर को डिवाइड करके P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पर कभी कभी देखिए ऐसा भी होता है कि डिबेंचर का बेनिफिट इक्वल अमाउंट पे हर साल नहीं मिलता। अभी जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल लिया, 10 लाख का डिबेंचर इशू किया, 5 साल बाद पूरे 10 लाख रुपए का पैसा वापस कर देंगे, रिडम्पशन कर देंगे, तो हर साल बेनिफिट कितना मिला? 10 लाख के डिबेंचर का।
हर साल बेनिफिट जो मिला, हर साल 10 लाख रुपए के डिबेंचर का बेनिफिट मिला। लेकिन सपोज अगर मैं एग्जांपल को थोड़ा चेंज करूं, मान लीजिए मैंने 10 लाख का डिबेंचर इश्यू तो किया, लेकिन फर्स्ट ईयर से मैं हर साल 2 लाख रुपए रिडीम करते जा रहा हूं। मतलब फर्स्ट ईयर डिबेंचर कितना था? 10 लाख था। सेकेंड ईयर डिबेंचर कितना हो गया? 8 लाख हो गया। थर्ड ईयर कितना हो गया? 6 लाख हो गया। तो डिबेंचर का जो बेनिफिट मिला है बिजनेस को, ये क्या इक्वल मिला है बेनिफिट? नहीं मिला है, अनइक्वल बेनिफिट मिला है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या डिस्काउंट को इक्वल बांटना चाहिए? बिल्कुल नहीं बांटना चाहिए, बिल्कुल नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि जब बेनिफिट है अलग अलग तो एक्सपेंडिचर का बर्डन भी होना चाहिए अलग अलग। अगर बेनिफिट हो इक्वल तो फिर एक्सपेंडिचर का बर्डन भी होना चाहिए इक्वल। ऑलराइट, चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल ऐसा समझाने वाला हूं जिसमें ये अनइक्वल बेनिफिट वाला ही रहेगा, तो उसमें आपको पूरी प्रकार की सिचुएशन एकदम क्लियर हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन से ही पूरा ये मामला खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है, मैं अपने नोट से देख करके बोलता हूं। ये क्वेश्चन है, अ कंपनी इशूड डिबेंचर ऑफ रुपीस फेस वैल्यू ऑफ रुपीस 10 लाख एट ए डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन 1 अप्रैल 2018। देखिए 1 अप्रैल 2018 को एक कंपनी ने 10 लाख के डिबेंचर इशू किए 6% डिस्काउंट पे, मतलब 60,000 रुपीस डिस्काउंट है। दिस डिबेंचर्स आर रिडीमेबल बाय एनुअल ड्राइंग ऑफ रुपीस 2 लाख। ये डिबेंचर को 2 लाख रुपीस की एनुअल ड्राइंग से रिडीम करेंगे। इसका मतलब हर साल 2 लाख रुपए वापस करते जाएंगे। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? क्योंकि 10 लाख में से कोई 2 लाख को वापस करना है, तो कौन से 2 लाख? तो वो लॉटरी सिस्टम से ड्रॉ निकालेंगे और उसके हिसाब से जिसका नंबर आ गया उसको पैसा वापस कर देंगे। Made on 31st March each year, the director decided to write off discount based on the debenture outstanding each year. डायरेक्टर लोगों ने डिसाइड किया कि हम डिबेंचर के डिस्काउंट को हर साल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिबेंचर आउटस्टैंडिंग के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वही लॉजिकल है, ऐसा वो ना भी करते तो भी ऐसा ही करना चाहिए था। Now prepare discount on issue of debenture account for the 5 years. आपको कहा गया कि डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना आपको 5 इयर्स का। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखिए ये सारे कैलकुलेशन को अच्छे से समझने के लिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हर ईयर में कितना प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, इसको समझने के लिए हम बनाएंगे टेबल। उस टेबल में हम सबसे पहले लिखेंगे लाइन से पूरे 5 ईयर जब तक कि हमको डिबेंचर का बेनिफिट मिलना है। तो देखिए हमने कब इशू किया? 1 अप्रैल 2018। तो पहला साल जब बेनिफिट मिलेगा तो वो कौन सा ईयर हो गया? 2018-2019, मतलब 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019, ये हो गया फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर 31 मार्च 20 तक का। थर्ड ईयर जो एंड होगा वो 31 मार्च 21। फोर्थ ईयर जो एंड होगा वो 31 मार्च 22 और फिफ्थ ईयर जो एंड होगा वो होगा 31 मार्च 23। ये 5 ईयर्स तक हमको इसका बेनिफिट मिलना है। 5 साल बाद डिबेंचर खत्म हो जाएगा, क्योंकि 10 लाख का डिबेंचर है, हर साल 2 लाख रुपए वापस करोगे तो 5 साल में कहानी खत्म। राइट, अब पहला कॉलम तो ये हो गया ईयर एंडिंग का, कौन कौन से ईयर में कितना कितना बेनिफिट मिला डिबेंचर का। सेकंड आते हैं डिबेंचर आउटस्टैंडिंग। फर्स्ट ईयर जो डिबेंचर आउटस्टैंडिंग था थ्रू आउट द ईयर कितना था? 10 लाख रुपीस था। 2 लाख हमने वापस तो कर दिया, पर ईयर के एंड में वापस किया है। राइट, तो साल भर तो 10 लाख था ना, तो साल भर जो बेनिफिट मिला डिबेंचर का वो 10 लाख रुपए का मिला है। नेक्स्ट ईयर 2 लाख रुपए वापस हो चुके थे, तो नेक्स्ट ईयर जो बेनिफिट मिला डिबेंचर का वो सिर्फ 8 लाख के डिबेंचर का मिला है। तो नेक्स्ट ईयर डिबेंचर आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर जो था वो हम लिखेंगे 8 लाख। फिर 8 लाख में 2 लाख वापस कर दिया तो नेक्स्ट ईयर 6 लाख। नेक्स्ट ईयर 6 लाख में 2 लाख रुपीस और वापस कर दिया तो बचा कितना? 4 लाख। और लास्ट ईयर में 4 लाख में से जब 2 लाख रुपए और वापस कर दिए तो बचा कितना? 2 लाख रुपीस। तो ये हो गया अलग अलग ईयर में अलग अलग अमाउंट का बेनिफिट मिला है। अब इसको हम रेशियो में कैलकुलेट करेंगे। रेशियो में कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख को अगर शॉर्ट रेशियो में आप निकालोगे तो वो रेशियो आएगा 5:4:3:2:1, 5:4:3:2:1। राइट, सब 2 लाख से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हो गया रेशियो। अब डिस्काउंट भी जो है 60,000 रुपीस का वो 5 साल में इक्वल नहीं बांटा जाएगा, क्योंकि जब बेनिफिट नहीं मिला है इक्वल तो डिस्काउंट भी क्यों बटेगा इक्वल? कहीं बेनिफिट है ज्यादा तो कहीं है कम, कहीं है खुशी तो कहीं है गम। इसीलिए डिस्काउंट भी होगा कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर होगा कम। जिसने बेनिफिट लिया है ज्यादा उसको डिस्काउंट भी बियर करना पड़ेगा ज्यादा, और जिसने बेनिफिट लिया है कम उसको डिस्काउंट भी मिलना चाहिए कम। ये लॉजिकल है। हम क्या करेंगे, अब टोटल जो डिस्काउंट है 60,000 रुपीस उसको इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:4:3:2:1। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो कितना आएगा? ये 20,000, 16,000, 12,000, 8,000, 4,000। ये रेशियो में कैलकुलेट करना तो हम सबको आता है, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। तो ये 5 ईयर तक टोटल 60,000 का डिस्काउंट ये अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा।
अब देखिए, अगर इसकी जर्नल एंट्री पास करना हो तो क्या पास होगी जर्नल एंट्री? जब हम डिबेंचर को इश्यू करेंगे तो पहली जर्नल एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, 10 लाख का डिबेंचर है, 60,000 का डिस्काउंट है, मतलब आपके पास जो पैसा आएगा वो कितना आएगा? 9,40,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 9,40,000 रुपीज से। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 60,000 रुपीज से। और टू डिबेंचर कितने से क्रेडिट होगा? 10 लाख रुपीज से। तो ये हो गई जनरल एंट्री इशू की। अब ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है 60,000, इसको हमको हर साल P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना है, स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। फर्स्ट ईयर कितना ट्रांसफर करेंगे? 20,000। तो 31 मार्च 2019 को फर्स्ट ईयर के एंड में जनरल एंट्री बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना? 20,000 रुपीज, ये जनरल एंट्री। फिर नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2020 को जनरल एंट्री बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना? 16,000 रुपीज। फिर 31 मार्च 2021 को नेक्स्ट ईयर फिर से प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना? 12,000 रुपीज। उसके नेक्स्ट ईयर 8,000 रुपीज, उसके नेक्स्ट ईयर 4,000 रुपीज। एंट्री सेम रहेगी क्योंकि काम वही कर रहे हैं हम, तो फिर एंट्री क्यों बदलेगी? एंट्री भी तो सेम रहेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा और टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्रेडिट होगा। अमाउंट बस हर साल अलग अलग रहेगा। तो अगर कोई जनरल एंट्री आपसे पूछे 5 साल की करने के लिए, तो ये हो गई जनरल एंट्री। अब अगर इसी जनरल एंट्री से अकाउंट बनाना है तो आप जानते हैं जनरल एंट्री से बनता है लेजर और लेजर बनता है जनरल एंट्री से। एक बन गया तो दूसरा तो अपने आप बन जाएगा। चलिए, अगर अकाउंट के फॉर्मेट में हमको बनाना है तो हम अकाउंट बनाएंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इसको 1 अप्रैल 2018 को डेबिट हो जाएगा ये टू डिबेंचर 60,000 रुपीज। फर्स्ट ईयर में क्रेडिट साइड में ये ट्रांसफर हो जाएगा 20,000 रुपीज बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट ईयर के एंड में 31 मार्च 2019 को इसका बैलेंस बचेगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन 40,000 रुपीज। ये हो जाएगा अगले साल का बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 2019 को। फिर 31 मार्च 2020 को अगेन बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा 16,000। फिर जो बच गया वो बाई बैलेंस कैरिड डाउन 24,000। नेक्स्ट ईयर अगेन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000 रुपीज। इसमें से 12,000 रुपीज चला जाएगा फिर से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में उस ईयर के एंड में। अब क्या बचा? बाई बैलेंस कैरिड डाउन 12,000 रुपीज। फिर नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 12,000 रुपीज। आई होप कि आप ये सब समझ रहे हैं फटाफट। 12,000 रुपीज बैलेंस बचेगा। नाउ 31 मार्च 2022 को ट्रांसफर हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना? 8,000 रुपीज। अब बचा बैलेंस कितना? 4,000 रुपीज बैलेंस कैरिड डाउन। अगले ईयर नेक्स्ट ईयर ये हो जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। और फिर 31 मार्च 2023 को ये 4,000 रुपए चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और इस अकाउंट की कहानी हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी खत्म। तो हमने देखा इस वीडियो में, क्या देखा? हमने ये देखा कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर होता क्या है, इसकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं, और इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके हर साल ले जाते हैं। अगर डिबेंचर के बेनिफिट हर साल इक्वल मिले हैं तो हर साल इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अगर डिबेंचर आउटस्टैंडिंग का अमाउंट हर साल अलग अलग है, मतलब डिबेंचर का बेनिफिट हर साल को अलग अलग मिला है, तो डिस्काउंट भी अलग अलग जाएगा। कितना जाएगा? बेनिफिट के रेशियो में। जिस साल जितने के डिबेंचर का बेनिफिट मिला है उसी रेशियो में डिस्काउंट भी उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जिसको बेनिफिट मिले हैं ज्यादा उसको एक्सपेंडिचर भी बियर करना पड़ेगा ज्यादा, जिसको बेनिफिट मिले हैं कम उसको एक्सपेंडिचर भी बियर करना पड़ेगा कम। तो आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा और ये वीडियो में पूरा कंसेप्ट कवर भी हो गया। तो और भी दूसरे अकाउंटिंग चैप्टर के हैं जो वीडियो बने हुए हैं, वो भी आप जरूर पढ़ने पे जरूर देखिएगा। थैंक यू।